कर्ज में डूबे घर के आंगन में गिरे एक घायल कबूतर को बड़े भाई ने दुर्भाग्य मानकर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन छोटे भाई ने अपनी बुद्धि से उसी पक्षी के जरिए पूरे परिवार को सड़क पर आने से बचा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस अत्यंत मर्मस्पर्शी और जीवन की दिशा बदल देने वाली कड़ी में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, सदियों से हमारे समाज में एक बहस छिड़ी हुई है कि इंसान के जीवन में भाग्य बड़ा होता है या उसकी बुद्धि। कुछ लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, यह सोचकर कि जो भाग्य में लिखा है वह मिलकर रहेगा। वहीं कुछ लोग अपनी बुद्धि और कर्म से अपने भाग्य की लकीरें खुद खींचते हैं। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह दो भाइयों के विचारों के टकराव, एक बेबस माँ के आंसुओं और एक बेजुबान कबूतर द्वारा सिखाए गए उस सबक की दास्तां है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईश्वर हमें केवल अवसर देता है, सफलता हमारी बुद्धि तय करती है। राजस्थान की सीमा से सटे एक पुराने और शांत कस्बे किशनगढ़ में एक अत्यंत सुंदर लेकिन जर्जर हो चुकी हवेली थी। इस हवेली का नाम था विद्या निवास। इस घर में रुक्मा देवी अपने दो जवान बेटों बृजकिशोर और मधुसूदन के साथ रहती थीं। रुक्मा देवी के पति का देहांत कुछ वर्ष पूर्व एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था। उनके इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी और ऊपर से कस्बे के सबसे निर्दयी साहूकार लाला जगनमल का भारी कर्ज भी परिवार के सिर पर चढ़ गया था। बृजकिशोर, जो बड़ा भाई था, वह भाग्य और किस्मत पर बहुत अधिक विश्वास करता था। उसका मानना था कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ विधाता के हाथ में है। वह दिन भर काम करने के बजाय ज्योतिषियों के पास जाता, जन्म कुंडलियां दिखाता और मंदिरों में बैठकर चमत्कार की प्रतीक्षा करता। जब घर में खाने को दाना नहीं होता तो वह कहता, माँ, विधाता ने अगर चोंच दी है तो चुग्गा भी वहीं देगा। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो छप्पर फाड़ कर आएंगे। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई मधुसूदन बिल्कुल अलग था। वह कर्मठ था और कुशाग्र बुद्धि, तेज दिमाग का धनी था। उसका मानना था कि भाग्य केवल एक अवसर है, लेकिन उस अवसर को पहचान कर उसे सफलता में बदलना बुद्धि का काम है। मधुसूदन दिन रात लकड़ी के सुंदर खिलौने और नक्काशीदार वस्तुएं बनाता और बाजार में बेचकर किसी तरह घर का चूल्हा जलाता। दिन बीतते गए और लाला जगनमल के कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। एक मनहूस सुबह जगनमल अपने लठैतों के साथ हवेली के दरवाजे पर आ धमका। उसने दरवाजे पर जोर से लाठी मारी और चिल्लाते हुए बोला, रुक्मा देवी, तुम्हारे पति का कर्ज अब 3 लाख रुपए हो चुका है। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी। आज से ठीक 7वें दिन मैं इस हवेली की नीलामी करूंगा। या तो मेरा पूरा पैसा मेरे हाथ में रख देना या फिर अपने इन दोनों बेटों के साथ हवेली खाली कर देना। रुक्मा देवी रोते हुए जगनमल के पैरों में गिर पड़ी। लाला जी, मुझ बेवा पर थोड़ा रहम कीजिए। यह हवेली मेरे सुहाग की आखिरी निशानी है। मेरे बच्चों को सड़क पर मत लाइए। लेकिन जगनमल ने रुक्मा देवी को झिड़क दिया और चेतावनी देकर वहां से चला गया। रुक्मा देवी आंगन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बृजकिशोर ने आसमान की तरफ देखा और निराश होकर बोला, मां, तुम रोती क्यों हो? शायद हमारे भाग्य में दर दर की ठोकरें खाना ही लिखा है। विधाता ने हमारे भाग्य की लकीरें ही काली स्याही से लिखी हैं। मैं आज ही जाकर किसी तांत्रिक से कोई अनुष्ठान करवाता हूं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मधुसूदन ने अपनी मां को उठाया और उनके आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, उन्हें अपनी बुद्धि और मेहनत से जमीन पर रचना पड़ता है। आप अनुष्ठान कीजिए, मैं बाजार जाकर शहर के बड़े व्यापारियों से बात करता हूं। शायद मेरे खिलौनों का कोई बड़ा सौदा हो जाए और हम ये कर्ज चुका सकें। अगले 5 दिन बहुत ही कष्ट और तनाव में बीते। मधुसूदन ने शहर के हर व्यापारी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन 3 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम कोई भी उधार देने को तैयार नहीं था। उसकी सारी मेहनत विफल हो रही थी। बृजकिशोर भी निराश होकर घर के एक कोने में बैठ गया था। छठे दिन की दोपहर थी। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। रुक्मा देवी और दोनों भाई उदास मन से आंगन में बैठे थे कि कल उन्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। तभी आसमान से एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक विशाल चील एक सफेद रंग के अत्यंत सुंदर कबूतर का शिकार करने की कोशिश कर रही थी।
कबूतर चील के पंजों से लहूलुहान हो चुका था। अचानक वह सफेद कबूतर अपनी जान बचाते हुए तेजी से नीचे गिरा और सीधे उनके आंगन के बीचों बीच बने तुलसी के चबूतरे के पास आकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके पंख खून से सने हुए थे और वह दर्द से तड़प रहा था। कबूतर को देखते ही बृजकिशोर घबराकर पीछे हट गया। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे मधुसूदन, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारे घर के आंगन में यह लहूलुहान सफेद कबूतर गिर पड़ा। यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है। यह इस बात का संकेत है कि हमारा भाग्य पूरी तरह से सो चुका है और कल हमारा इस घर से निकलना तय है। इसे यहां से बाहर फेंक दें, वरना इसकी मौत हमारे घर को और भी शापित कर देगी। लेकिन मधुसूदन ने बृजकिशोर की बात अनसुनी कर दी। उसका हृदय उस तड़पते हुए बेजुबान जीव को देखकर पसीज गया। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वह दौड़ कर गया, थोड़ा सा गर्म पानी और हल्दी लेकर आया। मधुसूदन ने बड़ी ही कोमलता से उस कबूतर को अपने हाथों में उठाया। भैया, यह कोई अपशकुन नहीं है। यह तो एक बेबस जीव है जो हमारी शरण में आया है। और वैसे भी जो खुद डूब रहा हो वह किसी और के लिए क्या अपशकुन लाएगा। मधुसूदन जब उस कबूतर के पंखों से खून साफ कर रहा था, तब उसकी पैनी नजर कबूतर के बाएं पैर पर पड़ी। उस पैर में चांदी का एक बहुत ही छोटा और बारीक छल्ला रिंग पहनाया गया था। मधुसूदन ने ध्यान से उस छल्ले को देखा। उस पर बहुत ही सूक्ष्म अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। मधुसूदन ने उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, महाराज धीराज स्वर्णगिरी सेठ चंद्रभान सिंह का प्रिय पक्षी हीरा मधुसूदन के मस्तिष्क की नसें झंकृत हो उठीं। उसने अपनी किताबों और शहर के लोगों से सुन रखा था कि स्वर्णगिरी रियासत के सेठ चंद्रभान सिंह को दुर्लभ पक्षियों का बहुत शौक है। उनका यह सफेद कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि एक संदेशवाहक और बेशकीमती विदेशी प्रजाति का पक्षी था। मधुसूदन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी मां से कहा, मां, यह कबूतर हमारा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि हमारा वह अवसर है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। यह स्वर्णगिरी के सबसे बड़े रईस सेठ चंद्रभान सिंह का लापता पक्षी है। बृजकिशोर ने हताश होकर कहा, तो क्या हुआ? सेठ बहुत खुश होगा तो खुश होकर 150 रुपये दे देगा। हमारी हवेली बचाने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए मधुसूदन। तू इस पक्षी को वापस करने शहर जाएगा तो कल यहां जगनमल हमारा सामान बाहर फेंक देगा। तू अपनी बुद्धि के अहंकार में समय नष्ट कर रहा है। चुपचाप बैठकर भगवान का नाम ले। लेकिन मधुसूदन ने हार नहीं मानी। उसने कबूतर को एक सुरक्षित टोकरी में रखा। भैया, भाग्य ने यह कबूतर हमारे आंगन में गिराकर हमें एक अवसर दिया है, लेकिन इस अवसर से 3 लाख रुपये कैसे निकालने हैं यह मेरी बुद्धि तय करेगी। आप कल सुबह तक लाला जगनमल को बातों में उलझाए रखना। मैं स्वर्णगिरी जा रहा हूं। मधुसूदन ने उसी शाम बिना कुछ खाए पिए उस टोकरी को सीने से लगाया और पैदल ही स्वर्णगिरी की ओर दौड़ पड़ा। रात भर कंटीले रास्तों और अंधेरे जंगलों को पार करते हुए अगली सुबह वह सेठ चंद्रभान सिंह की विशाल हवेली के बाहर पहुंचा। हवेली में उदासी छाई हुई थी। सेठ चंद्रभान अपने सबसे प्रिय पक्षी हीरा के खो जाने से बहुत दुखी थे। जब मधुसूदन ने द्वारपालों को वह छल्ला दिखाया तो उसे तुरंत सेठ के सामने पेश किया गया। सेठ चंद्रभान अपने प्रिय पक्षी को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधुसूदन को गले लगा लिया। युवक, तुमने आज मेरा खोया हुआ सबसे अनमोल रत्न मुझे वापस लौटाया है। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं। मुनीम जी, इस युवक को पुरस्कार के रूप में सोने की 100 मुद्राएं दे दी जाएं। मधुसूदन ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़े और उन मुद्राओं को लेने से इनकार कर दिया। सेठ चंद्रभान हैरान रह गए। क्या बात है युवक, क्या 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे लिए कम हैं? मधुसूदन ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, नहीं सेठ जी, ये मुद्राएं तो एक गरीब को जीवन भर बैठाकर खिलाने के लिए काफी हैं, लेकिन मुझे खैरात या पुरस्कार नहीं चाहिए। मैं किशनगढ़ का एक लकड़धी का कारीगर हूं। मेरे पिता का 3 लाख का कर्ज है और आज मेरी हवेली नीलाम होने वाली है। मुझे आपसे यह 100 मुद्राएं नहीं, बल्कि मुझे अपनी कंपनी में एक व्यापारिक साझीदार पार्टनर बना लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे नायाब लकड़ी के खिलौने और नक्काशीदार फर्नीचर बनाऊंगा जिनकी मांग विदेशों में है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे 3 लाख रुपए का अग्रिम ऋण एडवांस दें, जिसे मैं अपनी मेहनत और अपने मुनाफे से चुका दूंगा। मुझे आपकी दया नहीं, आपका विश्वास चाहिए।
सेठ चंद्रभान सिंह उस साधारण से युवक की इस कुशाग्र बुद्धि, उसके आत्मविश्वास और उसके स्वाभिमान को देखकर दंग रह गए। जो इंसान मुसीबत में होकर भी भीख नहीं बल्कि अपने हुनर का सौदा कर रहा हो, वह व्यापार में कभी हार नहीं सकता। सेठ ने जोर से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश नौजवान, तुमने आज सिर्फ मेरा पक्षी ही नहीं लौटाया बल्कि मेरा दिल भी जीत लिया है। मुझे तुम्हारे जैसे ही बुद्धिमान और कर्मठ साझीदार की आवश्यकता थी। तुम्हें 3 लाख नहीं, मैं 5 लाख रुपए का अग्रिम धन देता हूं। आज से तुम मेरे विशेष व्यापारिक प्रतिनिधि हो। इधर किशनगढ़ में 7वें दिन की सुबह हो चुकी थी। लाला जगनमल अपने गुंडों के साथ हवेली में घुस आया था। रुक्मा देवी रो रही थीं और बृज किशोर जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। जगनमल ने उनके पुश्तैनी सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। तभी हवेली के दरवाजे पर 4 घोड़ों वाली एक शानदार बग्घी आकर रुकी। बग्घी से मधुसूदन बाहर उतरा। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और आत्मविश्वास था। मधुसूदन ने आगे बढ़कर जगनमल का हाथ पकड़ लिया और एक भारी थैली जमीन पर पटक दी। यह रहे तुम्हारे 3 लाख रुपए, लाला जगनमल। पाई पाई गिन लेना और मेरी हवेली के कागजात अभी इसी वक्त वापस कर दो। और हाँ, आज के बाद इस विद्या निवास की चौखट पर अपनी परछाई भी मत पड़ने देना। मधुसूदन ने गरजते हुए कहा। जगनमल इतनी बड़ी रकम देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने चुपचाप पैसे गिने, कागजात वापस किए और वहां से दुम दबाकर भाग गया। रुक्मा देवी ने दौड़कर मधुसूदन को गले लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बृज किशोर हैरान था। वह मधुसूदन के पास आया और बोला, यह सब कैसे हुआ छोटे? क्या सेठ ने सच में एक कबूतर के बदले इतना सारा धन दे दिया? मधुसूदन ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, नहीं भैया, सेठ ने मुझे यह धन कबूतर के बदले नहीं बल्कि मेरी बुद्धि और मेरे हुनर के बदले दिया है। मधुसूदन ने आगे समझाया, भैया, आप हमेशा भाग्य और बुद्धि में उलझे रहते हैं। आज मैं आपको इसका अंतर बताता हूं। ताता, वह सफेद कबूतर चील के हमले से बचकर हमारे आंगन में गिरा, यह हमारा भाग्य था। लेकिन अगर हम आपके भाग्य भरोसे बैठे रहते तो वह कबूतर तड़प कर मर जाता और हम सड़क पर आ जाते। उस घायल कबूतर के पैर में बंधे उस छोटे से छल्ले को पहचानना, रात भर बिना सोए शहर जाना और सेठ से पुरस्कार मांगने के बजाय अपने व्यापार के लिए कर्ज मांगना, ये मेरी बुद्धि थी। मधुसूदन की बात बृजकिशोर के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने अपनी पुरानी सोच के लिए क्षमा मांगी। तू सही कहता है मधुसूदन, भाग्य केवल बंद दरवाजे तक आकर दस्तक देता है, लेकिन उस दरवाजे की कुंडी खोलने का काम तो इंसान की बुद्धि और उसके कर्मों को ही करना पड़ता है। आज से मैं भाग्य के भरोसे नहीं बैठूंगा। उस दिन के बाद से बृजकिशोर ने भी मधुसूदन के साथ काम करना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बुद्धि और मेहनत से उस व्यापार को इतना बड़ा बना लिया कि लाला जगनमल जैसे कई साहूकार उनके यहाँ नौकरी मांगने आने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन का वह आईना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी उस सफेद कबूतर जैसे अवसरों का सामना करते हैं। कभी वो अवसर विपत्ति बनकर आते हैं तो कभी संकट बनकर। जो लोग केवल भाग्य पर विश्वास करते हैं वे उन अवसरों को अपशकुन मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वे उसी संकट में से अपनी सफलता का रास्ता निकाल लेते हैं। ईश्वर हमें सिर्फ मौके देता है, लेकिन उन मौकों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे अपने दिमाग और हमारी मेहनत की होती है। अगर आपको मधुसूदन की यह कुशाग्र बुद्धि और यह मर्मस्पर्शी पारिवारिक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा करें जो अक्सर अपनी असफलताओं के लिए केवल अपनी किस्मत को दोष देते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में भाग्य और बुद्धि में से किसने ज्यादा आपका साथ दिया है। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही हृदय को झकझोर देने वाली और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने कर्मों पर विश्वास रखें, अपनी बुद्धि को तेज करें और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। धन्यवाद।